हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? तो डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, यानी यह एक गुणसूत्रीय बीमारी होती है जो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यानी जो मेंटल रिटार्डेशन होता है उसका मतलब होता है मंदबुद्धि चाइल्ड का होना, यानी वो चाइल्ड जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम हो और जिसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम होती है और जो चाइल्ड अपने स्वयं की केयर नहीं कर पाता है, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करने में असमर्थ होता है, उस चाइल्ड को अपन मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो क्या होता है डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम यह एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होता है जो कि बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है। अब जो मेंटल रिटार्डेशन होता है ये प्रमुख 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 यह कुल केस में यह लगभग 95 केस में होता है। यानी जो कुल डाउन सिंड्रोम होता है उसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला ट्राइसोमी 21 ही होता है जो 95% केस में पाया जाता है। इसके अंतर्गत कुल 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 21वें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम ज़्यादा पाया जाता है जो ज़्यादातर अधिक उम्र की गर्भवती माता से आता है। यानी जो ट्राइसोमी 21 होता है वो सर्वाधिक पाया जाने वाला डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, जो कि 95% केस में होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं उसके स्थान पर क्या हो जाते हैं, एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, यानी 47 गुणसूत्र हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये किस में पाया जाता है? वह महिला जो कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उसके बाद अगर वो गर्भ को धारण करती है तो उस माता से बेबी में यह डाउन सिंड्रोम होने की चांसेस बढ़ जाता है। कौन सा? ट्राइसोमी 21। ओके। दूसरा बात करते हैं अपन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन से नाम पता चल रहा है, ट्रांस का मतलब होता है दूसरी जगह पर सिचुएटेड होना। यानी इसके अंतर्गत 21वें गुणसूत्र का, यानी जो 21वां क्रोमोसोम है उसका 14वें, 13वें या 15वें गुणसूत्र के साथ ट्रांसलोकेशन हो जाना तथा कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहती है। यह कुल मामलों में 4% ही पाया जाता है। ट्रांसलोकेशन इसमें क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र होता है, 21वां क्रोमोसोम होता है, वो 14, 13 या 15वें गुणसूत्र के साथ क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है तथा कुल गुणसूत्रों की संख्या तो 46 ही रहती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या ना तो कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है और यह लगभग 4% मामलों में ही पाया जाता है। थर्ड अगर बात करें अपन डाउन सिंड्रोम के टाइप की तो वो है मोसिस्म। यह बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें बच्चे में 2 गुणसूत्र में परिवर्तन के साथ साथ ट्राइसोमी 21 भी देखा जाता है। मोसिस्म क्या होता है? यह बहुत ही कम देखने को मिलने वाला डाउन सिंड्रोम है। इसमें बच्चे में क्या होता है, 2 गुणसूत्र में परिवर्तन के साथ साथ ट्राइसोमी 21 भी देखा जाता है। ओके। ये जो डाउन सिंड्रोम है वो चाइल्ड की ये फ़ोटो है। अब अपन बात करते हैं जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, यानी डाउन सिंड्रोम से वाले चाइल्ड के क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। सबसे पहला आता है मंगोलियन फेस। यानी जो मंगोलियन देश होता है उसमें जैसे लोग पाए जाते हैं वैसा फेस देखने को मिलता है, ठीक जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। उसके अलावा है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का मतलब दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोसिफेली, दूसरा होता है माइक्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली इसमें क्या होता है, जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो बड़ा हो जाता है और माइक्रोसिफेली में क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस का छोटा हो जाता है। उसके बाद है शॉर्ट हैंड, यानी हाथ छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है कान छोटे तथा सामान्य से नीचे स्थित व ईयर लूप में डिफेक्ट और मे बी एब्सेंट। यानी जो कान होते हैं वो छोटे होते हैं, जो सामान्य जगह पर जो कान होते हैं वो उससे नीचे स्थित हो सकते हैं। इसके अलावा ईयर लूप में डिफेक्ट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है मुंह खुला हुआ तथा जीभ बाहर निकली हुई। ओके। नेक्स्ट है सूखी एवं खुरदरी त्वचा। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है शॉर्ट हाइट, यानी छोटी हाइट वाले ग्रोथ फेलियर। नेक्स्ट है आईक्यू लेवल का लगभग 40 होना। ओके। फ्लैट ऑक्सीपिटल। नेक्स्ट है फ्लैट नेजल ब्राइड। नेक्स्ट शॉर्ट एंड वाइड नेक। डिफनेस बहरापन। हाइपोथर्मिया
हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आल्सो एक्यूट, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी होगी इसमें, जब तो ग्रोथ फेल हुई है एप्सिस। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस इवोल्यूशन की, यानी किस प्रकार से इसका पता लगाया जाए। तो सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल फीचर के आधार पर, क्रोमोसोमल एनालिसिस के आधार पर आराम से पता लग जाता है। उसके बाद एक्सरे, यूएसजी, एमिनोसिंथेसिस, अल्फा फीटोप्रोटीन एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का एनालिसिस किया जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की इसके। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो नॉर्मल मैनेजमेंट ही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए कोई विशेष उपचार नहीं है, यानी जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अंदर बच्चे की योग्यता एवं क्षमता को पहचान कर उनको विकसित करने में सहायता करना होता है। यानी जो इसका होता है, इसका कोई विशेष उपचार नहीं होता है। इसमें क्या किया जाए, तो बच्चा होता है उसकी जो योग्यता है और क्षमता है उसको पहचान कर उनको विकसित करने में विकसित किया जाता है। ओके, बच्चे के लक्षणों के आधार पर उसका उपचार किया जाता है। ओके, एंड बच्चों को जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्रोथ फेल हो रही है तो वो क्यों हो रही है, तो उसके साथ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट, संक्रमण से बचाव के लिए या कम करने के लिए, यानी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए तथा प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बच्चे में पोषण की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त आहार देना तथा अन्य कंजेनाइटल डिफेक्ट की पहचान कर उनका भी समुचित प्रबंधन करना चाहिए। उसके बाद है, ऐसे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, बच्चे को व्यक्तिगत स्वच्छता एंड पर्सनल हाइजीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे के IQ के अनुसार उसकी देखभाल करना तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना तथा इसके लिए स्थापित विशेष स्कूलों के बारे में माता पिता को बताना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बच्चे के माता पिता को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए प्रेरित करना चाहिए और गर्भावस्था के दौरान माता को एंटीनेटल केयर के बारे में संक्षिप्त में शिक्षित करना चाहिए। ओके।